Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 4th of August 2021. तो गाइज आज है तारीख 4 अगस्त 2021 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है लिजोथो को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है, अच्छे से मैप में देखना। फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। पेज नंबर 1 पर कुछ खास आर्टिकल आज देखने को मिलेगा नहीं, यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल यही है, मतलब एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो कहीं ना कहीं हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर बोला यह गया है जो सीबीएसई के क्लास 10th के एग्जाम यहाँ पर इसका रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट को बोला है लगभग 99% से भी ज़्यादा का ये ओवरऑल रिजल्ट देखने को मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पर ऐसे ही क्लास 10th का, ऐसे ही क्लास 12th का भी यहाँ पर ये रिजल्ट देखने को मिला है। अगर हम लोग बात करें तो लगभग 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ये क्लास 10th का रिजल्ट 100% से भी ज़्यादा गया है। एक तरीके से आप कह सकते हो 100% टोटल ही गया है। उसके बाद जो केंद्रीय विद्यालय हैं पूरे देश भर में, उनका जो ये क्लास 10th का रिजल्ट है वो भी 100% तक गया है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है, और ये सब रिजल्ट ये 100% 99% कब आ रहा है, जब एग्ज़ाम दिए ही नहीं है। किसकी वजह से? कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। देन उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई कि इस बार का जो रिजल्ट है इसको कंपेयर किया गया है लास्ट ईयर से, पिछले साल से। तो पिछले साल का रिजल्ट था वो लगभग 91.46% तक गया था, लेकिन अब की बार आप देख सकते हो बिना एग्जाम दिए कहाँ पर ये स्टैंड करता है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, ये कहीं ना कहीं आप लोग अपने आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसके बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा आइडिया रखना है, मतलब पढ़ के इसको हटा दो। नाउ चलते हैं आप लोग अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। देन उसके बाद आते हैं ये दोनों आर्टिकल की तरफ, और ये दोनों आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, खासकर जीएस पेपर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला आर्टिकल यहाँ पे बात करता है लोकसभा ने पास कर दिए हैं 2 बिल्स। अब ये जो बिल्स पास करे गए हैं वो बिना डिबेट के पास हुए हैं। अब यहाँ पर बिल का जो कौन कौन से बिल पास हुए आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। पहला बिल है एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल 2021 और दूसरा है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021। इन दोनों में से अगर देखो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल 2021। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बिल के बारे में चलो मैं आपको बताता हूँ। इनफैक्ट यहाँ पर जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी नहीं, मैं आपको कुछ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देता हूँ किस प्रकार से यहाँ पर ये बिल है और साथ ही साथ किस प्रकार से इसके रिगार्डिंग हम लोग आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अभी क्या है ना, ये ध्यान रखना, ये जो बिल पास करे गए हैं उस समय पर क्या हो रहा था, जो ओपोजिशन पार्टीज़ है वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। प्रोटेस्ट किस चीज़ को लेकर कर रही हैं? 2 चीज़ों को लेकर। एक है फार्मर्स जो लॉज हैं, 3 फार्म बिल्स लेकर आए गए थे, ठीक है, उसके रिगार्डिंग प्रोटेस्ट हो रहा है। दूसरा पेगासस स्पाईवेयर के रिगार्डिंग प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोटेस्ट अलग हो रहा है, लेकिन बिल्स भी बहुत सारे लगातार आप देख रहे होंगे लगातार पास होते हुए नजर आ रहे हैं। चलो हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये जो एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल है 2021 वाला, ये क्या है एग्जैक्टली। तो देखो यहाँ पर आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी नीचे की साइड। इस आर्टिकल के अंदर इस बिल के बारे में कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ नाम दे दिया गया है। देखो ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 प्लस जीएस पेपर 3 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल 2021 लोकसभा के अंदर। नाउ फाइनली अब यहाँ पर इसको पास कर दिया गया है बिना किसी डिबेट के। देखो मैं आपको पहले ही एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। इस बिल के अंदर क्या किया गया है ना, लोग जो है वो स्ट्राइक नहीं कर सकते, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे प्रोविजन डाल दिए गए हैं। स्ट्राइक नहीं कर सकते मतलब अगर लोग यहाँ पर साथ में बैठे पड़े हैं, ठीक है, मतलब कोई सी कंपनी में किसी भी फैक्ट्री के अंदर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अब लोग क्या करना चाहते हैं, स्ट्राइक करना चाहते हैं कि हम लोग कल से काम पे नहीं आएंगे। अब सारे लोग जो है इकट्ठा गायब हो जाते हैं कि हम लोग कल से काम पे नहीं आने वाले। तो उस स्ट्राइक को रोका गया है, उस स्ट्राइक को प्रोहिबिट किया गया है, मतलब कि उस फैक्ट्री के जो लोग हैं वो ये स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। तो आगे हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, अभी आपने एक छोटा सा ओवरव्यू लिया है बस। तो अभी आप देख सकते हो हुआ क्या है, इसने रिप्लेस कर दिया है किसके, एक ऑर्डिनेंस इशू है जून 2021 के अंदर। देखो आपको मालूम होगा कुछ फैक्ट्री को लेकर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को लेकर चीज़ें आई थी कि जो है गवर्नमेंट जो है काफ़ी सारी चीज़ों को कॉर्पोरेटाइज कर रही थी, ठीक है। तो क्या हो रहा था, जो लोग हैं उनकी सर्विस जा रही थी, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा था, जो भी डिफेंस सेक्टर के अंदर वर्क करते हैं। डिफेंस सेक्टर मतलब कोई इंडस्ट्री है,
जो कि डिफेंस सेक्टर के अंदर वर्क करती है, मतलब डिफेंस के इक्विपमेंट्स को बनाती है। ठीक है, तो क्या हो गया, एसेंशियल डिफेंस इक्विपमेंट्स को जो भी बनाती है वहाँ पे लोग काम भी कर रहे होंगे। अब लोग क्या थे, वो नाराज़ हो रहे थे कहीं ना कहीं, तो लोगों ने यहाँ पे स्ट्राइक करना चालू कर दी थी कि हम लोग जो है अब क्या करेंगे, अब हम आएंगे ही नहीं काम पर, छोड़ो काम। ठीक है, सब यहाँ पे साथ मिलकर निकल रहे थे। तो यहाँ पे क्या है, अगर ये छोड़ के निकल जाएंगे तो हमारा डिफेंस सेक्टर वर्क ही नहीं करेगा। ये जो डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस इक्विपमेंट है, कैसे बनेंगे फिर, क्योंकि जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स है इनका प्रोडक्शन यहाँ पर यही लोग करेंगे इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ठीक है, इन फैक्ट्रीज़ के अंदर। तो क्या हुआ, लोग स्ट्राइक करना चाह रहे थे, लोग छोड़ रहे थे, लेकिन क्या हुआ, अब यहाँ पर इस स्ट्राइक को रोका गया एक तरीके से। इस स्ट्राइक को प्रोहिबिट करता है क्या, ये एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल 2021। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो इसको लेकर आया गया। नाउ आप देख सकते हो ये जो एसेंशियल डिफेंस सर्विस है, इसके अंदर कोई भी सर्विस आपको देखने को मिलेगी। कौन सी सर्विस को लेकर, कौन सी सर्विस को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, वो सर्विस जो कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर डिफेंस से रिलेट करती हैं। मतलब कि जो डिफेंस सिस्टम है हमारा, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे गुड्स एंड इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब बहुत सारी क्या होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती है, बहुत सारी अंडरटेकिंग्स होती हैं, वो क्या करती हैं, इन जो गुड्स और इक्विपमेंट्स है जो कि हमारे डिफेंस सेक्टर के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको प्रोडक्शन करती हैं, उनको बनाती हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जब उनको बनाती हैं तो उसके अंदर बहुत सारे लोग काम भी करते होंगे। बिल्कुल, अब जब काम करते हैं, जो लोग सर्विस दे रहे हैं ना, वही वाली सर्विस को यहाँ पर इस बिल के अंदर इंक्लूड किया गया है कि वो सर्विस वाले लोग स्ट्राइक तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्राइक करने जाएंगे तो डिफेंस सेक्टर हो जाएगा हमारा वीकेंड, और डिफेंस सेक्टर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी कंट्री के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई, मैंने आपको बता दिया क्या क्या हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे क्या है, सर्विसेज कौन कौन सी हैं, सर्विसेज आपको देखने को मिलेगा प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट और गुड्स। ठीक है, जैसा हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर इसके अंदर भी काम करते हैं लोग। साथ ही साथ बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि कोई ऐसा प्रोडक्शन हुआ है उसको मेंटेनेंस करने का काम भी करा जाता है। उसके बाद बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मेंटेन किया जाता है, उसको रिपेयर करने का भी काम किया जाता है। तो ये सारी सर्विस जो है इस बिल के अंदर इंक्लूड करी गई हैं। इस सारी सर्विस, इस सारी जॉब्स के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे वो स्ट्राइक नहीं कर सकते। मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब क्वेश्चन ये है, ये स्ट्राइक एग्जैक्टली क्या होता है, तो देखो स्ट्राइक को भी यहाँ पर डिफाइन किया गया है इस पूरे के पूरे लॉ के अंदर। ये देखो ऐसा है कि जो बहुत सारे, देखो पर्सन की बात नहीं होगी यहाँ पर, पर्सन्स की बात होगी। जब काफ़ी सारे लोग आपस में मिलकर, कि हाँ उनके फेवर में कोई काम ना हो रहा हो, तो आपस में मिलकर जब वो स्ट्राइक करते हैं कि हाँ हम लोग अब यहाँ पे हमारे फेवर में काम नहीं हो रहा, अब हम क्या करेंगे, कल से आएंगे ही नहीं काम पर, छोड़ो, ठीक है, घर चलते हैं। अब जब आपस में बहुत सारे लोग डिसाइड करके जाते हैं तो फिर इसको बोलते हैं स्ट्राइक। ओके, साथ में मिलकर जाना। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, कोई एक बंदे का स्ट्राइक यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है, सभी लोग यहाँ पर साथ में करेंगे तो इसको स्ट्राइक बोला जाता है। तो इसी स्ट्राइक के ऊपर क्या किया गया है, प्रोहिबिशन लगाया गया है, इसके ऊपर रोक लगाई गई है। गवर्नमेंट जो है यहाँ पर पूरी तरह से इसके ऊपर रोक लगा सकती है, ये जो लॉकआउट है। तो ऐसा यहाँ पर इस बिल के अंदर देखने को मिला है। ठीक है, इसी के अंदर ये बिल एक तरीके से ये पूरा का पूरा डिफाइन किया गया। उसके बाद आप कह सकते हो कि देखो ये कुछ मतलब ऑर्डर वगैरह इशू कर सकती है कि मान लो इंडिया के जो भी यहाँ पर सोवरेनिटी या फिर इंटीग्रिटी है, अगर उसकी सिक्योरिटी के लिए कोई ऑर्डर पास करना होगा तो यहाँ पर इस बिल के थ्रू ऑर्डर पास किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर अगर कोई तब भी बंदा स्ट्राइक करता है, मतलब कोई तब भी वर्कर जो है वो स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, तो भी यहाँ पर छोड़ने की काम कोशिश करता है, तो फिर क्या होगा, उसको एक तरीके से यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी। अगर इलीगल लॉकआउट होता है तो जो एम्प्लॉयर्स है, जो भी एक तरीके से इलीगल काम करेगा, तो ऑब्वियसली बात है इस बिल का वायलेशन होगा। अब जब ये बिल वायलेट होगा तो उस बंदे के ऊपर 10,000 रुपये का फाइन लगने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर 10,000 रुपये के फाइन के साथ साथ जो क्या होगा, 1 साल की जेल भी हो सकती है। ठीक है, स्ट्राइक मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। अब क्या होगा, कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई मतलब आपस में जो लोग हैं उन्होंने स्ट्राइक करी है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लोग स्ट्राइक के अंदर, तो उनको यहाँ पर ये सज़ा का भुगतान करना पड़ सकता है। उसी के साथ यहाँ पे क्या है कि मान लो कोई दूसरा व्यक्ति है, मतलब कि वो स्ट्राइक नहीं कर रहा है, फिर भी जो बाहर दूसरे लोग स्ट्राइक कर रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहा है, उनको फंड प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है, उनको मनी सप्लाई कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर वो सज़ा है 15,000 रुपये यहाँ पर जुर्माना है। साथ ही साथ जो है 1 साल की सज़ा, 2 साल की सज़ा है। ठीक है, तो या फिर हो सकता है ये दोनों ही चीज़ें हो जाएँ। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के ऊपर रोक लगाई गई है। और साथ ही साथ बोला गया है कि अगर यहाँ पर इस बिल का वायलेशन होगा तो जितने भी ऑफेंसेस होंगे वो सब कॉग्निजेबल होंगे और नॉन बेलेबल होंगे। कॉग्निजेबल मतलब ऐसे ऑफेंसेस जिसमें तुरंत यहाँ पे अरेस्ट करने का ऑर्डर मिल जाता है, तुरंत अरेस्ट करवाया जाएगा, ठीक है, और बेल भी यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो ये लोकसभा ने एक बिल पास किया है, तो आपको उसके बारे में ध्यान रखना है, खासकर किसके लिए, डिफेंस सेक्टर के लिए। नाम से आपको समझ में आएगा। उसके बाद अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बिल पास हुआ है, आपको समझना होगा। ये जो बिल वगैरह ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे एग्जाम के लिए, खासकर यूपीएससी के लिए। तो देखो फिर से क्या हो रहा है यहाँ पर, आज के टाइम पर पार्लियामेंट के अंदर मॉनसून सेशन चल रहा है। एक तरफ प्रोटेस्टिंग जारी है, मैंने आपको बताया किस किस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, दूसरी तरफ धड़ाधड़
राज्यसभा लोकसभा से बिल्स पास हो रहे हैं। तो राज्यसभा ने भी यहाँ पर एक बिल क्लियर कर दिया है, वो है इंसॉल्वेंसी बिल। अब इसका नाम है पूरा का पूरा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2021। देखो बहुत सारे लोगों को ये इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। इसको हम लोग आज अच्छे से कवर करेंगे, क्या होता है एग्जैक्टली, इस बिल के अंदर क्या बदलाव किया गया है, किस सेक्टर को कितना फायदा मिलने वाला है जो ये बदलाव हुआ है इसकी वजह से। तो इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। अगर आप लोग आर्टिकल पढ़ोगे, देखो पीडीएफ आपके पास डेफिनेटली आ जाएगी, तो आप लोग आर्टिकल पढ़ना, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि हाँ इस बिल के अंदर क्या क्या बदलाव हुआ है, सिर्फ नाम और नाम ही नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या एग्जैक्टली इसके अंदर बदलाव हुआ है। तो ये जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2021 है, ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 प्लस जीएस पेपर 3 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये कुछ टॉपिक्स आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो है इस बिल को इंट्रोड्यूस किया है। अब यहाँ पर फिलहाल ये राज्यसभा से भी क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें इसके अंदर ये जो इंसॉल्वेंसी, पहले आपको देखो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी को समझना होगा, उसके बाद ही आप लोग चीज़ों को क्लियर कर पाओगे। ठीक है, और इन दोनों चीज़ों से पहले भी आपको एक टर्म समझना होगा, डेटर और क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर कौन होते हैं, जो कि फंड प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर फंड प्रोवाइड करवाने वाला कौन हो गया, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, बैंक्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, वो सब यहाँ पे फंड प्रोवाइड करवाते हैं, वो सब क्रेडिटर हो गए। डेटर कौन हो गए, जो कि इस फंड को लेंगे और उसके बाद अपने बिजनेस को वो लोग सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। नाउ अब हम लोग बात करते हैं इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के बारे में। तो देखो इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है, इंसॉल्वेंसी का मतलब है दिवालिया निकल जाना। ठीक है, मतलब हुआ तो होता क्या है कि ऐसी सिचुएशन आ जाना किसी कंपनी के ऊपर, क्या हुआ, मतलब डेटर है, ठीक है, किसी कंपनी ने क्या हुआ, लोन लिया था, किससे, क्रेडिटर से, बैंक से लोन लिया था, उसने अपनी कंपनी एस्टेब्लिश कर ली, कंपनी चली नहीं, ठीक है, ठप हो गया काम, उसके बाद क्या हो गया, अब वो उस लोन को भी नहीं चुका पा रहा है, नुकसान में डूबा पड़ा है, उस लोन को भी नहीं चुका पा रहा है। तो वो कौन सी सिचुएशन हो गई उसकी, वो हो गई इंसॉल्वेंसी वाली सिचुएशन, मतलब कि वो जिसका दिवालिया निकल चुका है, वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, अब उसके पास कुछ भी पैसा रीपे करने के लिए नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे बैंक्रप्सी वाला भी देखने को मिलता है। ये भी एक सिचुएशन है जहाँ पर एक तरीके से कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट यहाँ पर जुरिस्डिक्शन बैठता है, फिर उसके बाद किसी व्यक्ति को उसकी नीलामी वगैरह करवाने के बाद उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, सब कुछ लेने के बाद। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं बैंक्रप्सी के अंदर भी। ठीक है, उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि हाँ भाई ये पर्सन जो है या फिर कोई है ये इंसॉल्वेंट हो चुका है, अब इसके पास कुछ नहीं है पे करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब इसके लिए प्रोसेसिंग भी होती है, लंबी प्रोसेसिंग भी चलती है। लेकिन अभी क्या है कि देखो अभी लॉकडाउन में क्या कह रहा था, एक साल के लिए किसी भी कंपनी के ऊपर ये इंसॉल्वेंसी की प्रोसेसिंग होगी नहीं, ऐसा यहाँ पे पिछले साल बोला गया था, हमने इसको कवर भी किया था। लेकिन अब क्या है, इसके अंदर बदलाव क्या क्या गया है, बदलाव ये है कि देखो अभी जो एमएसएमई सेक्टर होंगे, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है, जिसको हम लोग एमएसएमई बोलते हैं। ठीक है, मान लो ये जो छोटे छोटे एंटरप्राइजेस हैं, ये अगर पैसा लेंगे, क्योंकि ये भी पैसा लेंगे ऑब्वियस सी बात है, क्रेडिटर से यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक से, ठीक है, इन्वेस्टर से पैसा उठाएंगे, उसके बाद अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश करेंगे। अब क्या है, इन्होंने मान लो पैसा ले लिया, लेकिन इनका जो 1 करोड़ रुपए का डिफ़ॉल्ट हो गया है। ठीक है, 1 करोड़ रुपए का मतलब ये लोग रिपे नहीं कर पा रहे, 1 करोड़ रुपए का डिफ़ॉल्ट हो चुका है। तो फिर अब क्या होगा, अब जब 1 करोड़ रुपए का डिफ़ॉल्ट हो चुका है तो इनको वापस से पे तो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अब जब पे नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस जारी होगा कि हाँ भाई अब इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस जारी होगा, तो एक पर्टिकुलर टाइम बाद उसको इंसॉल्वेंट, उसकी नीलामी वगैरह करने के बाद, सब चीज़ लेने के बाद इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये होता था अभी तक। लेकिन अब क्या होगा कि मान लो उसको 1 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट हो चुका है, तो क्या होगा, उसके लिए लाया गया है प्रेप। प्रेप मतलब है प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। यानी कि अब क्या है, ये इसको हम लोग समझेंगे तो यहाँ पर ये PIRP लेकर आ चुके हैं, यानी कि अब उसके इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू होने से पहले एक तरीके से एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा उसको। ठीक है, उसको एक सपोर्ट दिया जाएगा ताकि वो वापस से ग्रो कर सके और जो पैसा है वो वापस से जो क्रेडिटर है उसको वो चुका सके। ठीक है, उसको यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा, किसके थ्रू, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू। आई होप आपको एक एक चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि काफ़ी ईजी शब्दों में यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है और मैं आपको समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। नाउ हम लोग अब इसको प्रेप को पढ़ते हैं। प्रेप क्या है मैंने आपको बता दिया। ये प्री पैकेज ये रिजोल्यूशन प्रोसेस जो है, इसके अंदर क्या होगा, जो भी डेटर है, मैंने आपको बताया जिसने कंपनी ने पैसा लिया है, ठीक है, वो फंस चुका है, वो पैसा वापस से दे नहीं पा रहा है, तो उसको यहाँ पे दिक्कत हो रही है। तो उसके लिए यहाँ पर ये सोल्यूशन लेकर आया गया है कि ये देखो, ये जो सिस्टम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स है ना, ये एक तरीके से ये वाला जो सिस्टम है प्री पैक वाला, ये कोई नया सिस्टम नहीं है, ये बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर ऑलरेडी आपको देखने को मिलेगा। यूके यूरोप के अंदर बहुत समय से ये प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, इसका मेन मकसद यही होता है कि देखो हम लोग एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा पाएँ, ठीक है, कि जो उनकी जिम्मेदारी है उसको वापस से वो रिस्ट्रक्चर कर सकें, साथ ही साथ जो भी उनका ऊपर ये फंड है वो क्लियर कर सकें, अपने जो क्रेडिटर्स हैं उनको यहाँ पे वापस से पेमेंट कर सकें। ठीक है, इंसॉल्वेंसी ना हो, एक तरीके से उनको वो पेमेंट वापस से कर सके। तो यहाँ पर एक तरीके से ये सोल्यूशन दिया जाएगा।
ये चीज़ें हो गई। पहले क्या होता था, पहले यहाँ पर ये दूसरी चीज़ होती थी। पहले ये PIRP अभी नया लाया गया है, लेकिन PIRP से पहले क्या होता था, वो था कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है, ये पहले हुआ करता था। लेकिन आज के टाइम पर ये प्री पैक सिस्टम आ चुका है, और इस प्री पैक सिस्टम में जो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होंगे ये एग्री करेंगे एक इन्वेस्टर के साथ, और आपस में मिलकर ये लोग अप्रूव करेंगे एक रिजोल्यूशन प्लान, कहाँ से, NCLT से। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जो जिस भी कंपनी ने पैसा लिया है उसके साथ थोड़ा बहुत यहाँ पर मेल मिलाप बैठने वाला है। नहीं समझ में आया? अब समझो, इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के समझाता हूँ मैं। MSME हो गया, मीडिया माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, जिसने पैसा लिया था, ठीक है। किससे पैसा लिया था? इसने लिया था इस क्रेडिटर से पैसा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग साइड में इन्वेस्टर को भी रख लेते हैं। अब इसका 1 करोड़ रुपये का डिफॉल्ट हो गया, ये पैसा चुका नहीं पड़ा। अब ये चुका नहीं पाएगा तो क्या होगा, जो एक तरीके से साइड में दूसरा इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्टर पैसा निवेश कर सकता है, ठीक है, जिसके पास भरपूर पैसा पड़ा है, जो कि चाहता है कि हाँ ऐसा पर्टिकुलर सिनेरियो है, मैं इन्वेस्ट करूँ पैसा। अब क्या होगा, ये कंपनी डूब चुकी है, ठीक है, इसको 1 करोड़ रुपए का वैसे भी घाटा हो चुका है। अब इसे यहाँ पे क्या करना है, पैसा चुकाना है क्रेडिटर का। कोई इन्वेस्टर है, वो इस क्रेडिटर के साथ मिलकर क्या करेगा, इसके जो शेयर वगैरह बेचने की कोशिश करेगा, इसकी थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेगा। इसके शेयर वगैरह बेचने के बाद जो है फंड वगैरह निकाला जाएगा, ठीक है। फंड निकाल कर क्या होगा, इसके ऊपर कहीं ना कहीं ये फंड कलेक्ट करवाने की पूरी पूरी कोशिश रहने वाली है, पैसा कहीं ना कहीं प्रोवाइड करवाने वाले हैं। देन उसके बाद क्या होगा, ये MSME जो है चीज़ें जो है यहाँ पर प्रोवाइड करवाएगा। MSME जो है यहाँ पर अपना जो भी पैसा है इसका वो पे कर पाएगा, ठीक है, इसको। तो ये चीज़ होने वाली है, मतलब कहीं ना कहीं फिर से फंड वगैरह प्रोवाइड करवाने की कोशिश करी जाएगी, उसके कंपनी के शेयर्स वगैरह को यहाँ पर बेचने की कोशिश की जाएगी, एक तरीके से फंड निकालने की कोशिश की जाएगी। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले एक अप्रूवल चाहिए होता है, किसके लिए, NCLT के थ्रू। अगर अप्रूवल मिलता है NCLT के थ्रू तभी चीज़ें चलेंगी। मान लो अप्रूवल NCLT दे रहा है, ठीक है, और इस MSME ने मना कर दिया कि नहीं हम लोगों को यहाँ पर ऐसा नहीं चाहिए, तो अब ये चीज़ें मना हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, आपको ध्यान रखना है, मेन चीज़ NCLT का अप्रूवल भी चाहिए। ओके, नाउ अभी यहाँ पर एक चीज़ और है, वो इंपॉर्टेंट है। वो यहाँ पर ये है कि MSME के बारे में जान लो, ध्यान रखना। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, तो माइक्रो में मतलब कौन से होते हैं, माइक्रो में की जो कैपिटल होती है वो कैपिटल लगा सकते हैं 1 करोड़ रुपये का, और उनका जो टर्नओवर होना चाहिए वो 5 करोड़ रुपये का होना चाहिए, ठीक है। जो स्मॉल एंटरप्राइज होते हैं उनकी कैपिटल 10 करोड़ की होनी चाहिए, उनका टर्नओवर 50 करोड़ का होना चाहिए। मीडियम जो एंटरप्राइज होते हैं उनकी कैपिटल 50 करोड़ की होनी चाहिए, और जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ का होना चाहिए। तो इसको अलग अलग डिफाइन किया गया है, ठीक है। पहले यहाँ पर ये नहीं था, लेकिन अभी पिछले साल ही ये सारी चीज़ों को डिफाइन किया है MSME को, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ओके, आई होप आपको ये दोनों आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थे ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे आपको एक इंटरव्यू देखने को मिलेगा, इंटरव्यू आप लोग पढ़ सकते हो, कुछ खास यहाँ पर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा नहीं। आते हैं पेज नंबर 10 के ऊपर। यहाँ पे आता है एक आर्टिकल जिसमें चर्चा हो रही है इम्प्रूव सोशल सिक्योरिटी फॉर वर्कर्स। यहाँ पर जो भी वर्कर्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं हम लोगों को चीज़ों को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं इन वर्कर्स को, माइग्रेंट वर्कर्स को साथ साथ जो है वेमेन को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने वाले यही लोग व्यक्ति हैं। अब क्या है, हम लोगों ने डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ मनी किया है इनके बैंक अकाउंट के अंदर, ठीक है, ये कहीं ना कहीं सोल्यूशन था। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें एक लिमिट तक ही है ये, उसके बाद भी कोई सोल्यूशन ये देखने को मिलेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को इनके रिगार्डिंग इंप्रूव करना पड़ेगा। रिपोर्ट प्रेजेंट किया गया लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर ट्यूसडे में, जिससे मैं ये बताया पैंडेमिक ने बहुत बुरी हालत करी है लेबर मार्केट की। इनफैक्ट जो एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो है वो पूरा का पूरा बेकार हो चुका है। आज के टाइम पर जो मिलियंस ऑफ वर्कर्स है उनका जीना बहुत मुश्किल हो चुका है, अपने परिवार को वो नहीं पाल पा रहे हैं, क्योंकि इतनी इनकम हो नहीं रही है इस कोविड की वजह से। ये सारी चीज़ें बताई गई। जो वर्कर्स हैं, अगर हम बात करें इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई है, और ये सारी चीज़ें एक सर्वे के अंदर ही पता चली हैं, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे वाला। इसका आर्टिकल को मैंने एक दिन डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर पूरा पूरा पॉवर्टी को लेकर चर्चा हो रही है कि हाँ लॉकडाउन की वजह से क्या दिक्कत हुई है वर्कर्स को, प्लस पॉवर्टी इंक्रीज हुआ है। अब इस टाइप का आर्टिकल एक एडिटोरियल पर भी आया है, तो उसके ऊपर मैं आपको कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जो कि आप लोगों को एग्जाम में अगर कुछ आर्टिकल आता है तो उसमें लिखना ही लिखना है। देखो होता क्या है ना, आर्टिकल्स के अंदर काफ़ी सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती है, हम लोग को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है। हम लोग जो है ओपिनियन बेस्ड चीज़ें नहीं लिख सकते हैं, ओपिनियन लिखने का इतना टाइम भी नहीं, हम लोग को फैक्ट्स ज़्यादा लिखने होंगे कि टू द पॉइंट बात हो, ठीक है, एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ पॉवर्टी के रिगार्डिंग, क्या सिनेरियो आज के टाइम पर बैठा है। इसके ऊपर एक आर्टिकल एडिटोरियल पर आया है, तो मैंने वहाँ पर चीज़ें काफ़ी अच्छे से तैयार कर रखी हैं, काफ़ी सारे फैक्ट्स आपके लिए तैयार रख रखे हैं, मतलब सारे के सारे रेडीमेड नोट्स जो हैं आपको मिल रहे हैं लगातार, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से वही कोविड की वजह से पॉवर्टी को लेकर आप तीन चीज़ों को यहाँ पर आप कह सकते हो, तीन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इस आर्टिकल से। वो है कोविड, ठीक है, क्या इंपैक्ट पड़ा है उसका वर्कर्स के ऊपर, ठीक है, क्या इंपैक्ट पड़ा है हम लोगों ने देख ही लिया, प्लस जो है लेबर आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा दिक्कत के अंदर है, ये चीज़ें देखने को हम लोगों को मिल रही है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है।
नाउ उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल जिसमें चर्चा ये हो रही है, जो कोविड-19 है ये बच्चों के अंदर वो थोड़े टाइम के लिए रहता है, उसके बाद यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यहाँ पर ये देखने को मिला है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पर कोविड-19 के सिम्टम्स को डेवलप किया है। लगभग आप कह सकते हो कि 6 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर ये सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों के अंदर 6 दिन के बाद भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, 4 सप्ताह तक देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मेजोरिटी बच्चों को देखें तो मेजोरिटी बच्चों के अंदर 6 दिन के अंदर अंदर ये सिम्टम्स वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ये स्टडी पब्लिश करी गई है द लेंसेट चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ के अंदर। इस स्टडी को कैरी किया गया बहुत सारे रिसर्चर्स के द्वारा जो कि किंग्स कॉलेज से बिलोंग करते हैं, लंदन यूनिवर्सिटी के थ्रू यहाँ पर जो कि पढ़ाई करे हैं। तो इन्होंने यहाँ पर स्टडीज़ वगैरह करी हैं और बताया यह है कि देखो डेटा जो कलेक्ट किया गया है ना, वो बहुत सारे बच्चों को लेकर ये डेटा कलेक्ट किया गया है। लगभग 2,50,000 से ज़्यादा यहाँ पर जो है डेटा को कलेक्ट किया गया है। और बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी एज है 17 साल, ठीक है, उनके ऊपर फोकस किया गया। और पता ये चला है लगभग 1734 जो बच्चे हैं जिनको रिपोर्ट किया गया कि एक तरीके से सितंबर से लेकर फरवरी के बीच में कोविड को लेकर। और आप कह सकते हो कि एक तरीके से जो स्टडी है वो ये बताती है कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो लगभग बीमार रहते हैं, बीमार रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 6 दिन के लिए। 6 दिन बाद ये जो है उनको ये सारी दिक्कतें जो हैं ख़त्म हो जाती हैं उनके अंदर। लेकिन बहुत सारे कॉमन सिम्टम्स हैं, जो भी कॉमन सिम्टम्स हैं वही होते हैं यहाँ पर, जैसे हेडेक हो गया, फटीग हो गया, यही चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन उसके बाद ये भी बोला है कि देखो ये तो हुए 1734 बच्चे, लेकिन उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर ये जो इलनेस है, ये जो बीमारी है, थोड़े लंबे समय तक देखने को मिली है, लगभग 1 महीने तक देखने को मिली है। ऐसा यहाँ पे बोला गया। 1734 के अंदर से मान लो 77 बच्चे हैं जिनके अंदर ये चीज़ें देखने को मिली है। लेकिन मेजोरिटी बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत जल्दी ही जो है ये कोविड के सिम्टम्स खत्म हो चुके हैं, कोविड से वो लोग लड़ सकते हैं। ऐसा यहाँ पर स्टडी ने पब्लिश किया है। ओके, आई होप आपको ये आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा जिसमें चर्चा हो रही है स्टीप डिक्लाइन इन क्रॉस बॉर्डर फायरिंग। अब क्या है कि देखो जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी है। सिंपल सा हेडिंग समझा। अब यहाँ पे कहाँ पे गिरावट आई है आपको ये देखना है। जो पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान और जम्मू एंड कश्मीर वाला जो बॉर्डर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीज़ फायर वॉयलेशन होता है कि मतलब वहाँ पर बार बार गोलीबारी चलती रहती हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे कोशिश यही करी गई है कि वहाँ पे गोली वगैरह ना चलें, लेकिन क्या है कि देखो ये सीज़ फायर का बार बार वॉयलेशन होता है। हर साल जो है एक तरीके से अपना रिकॉर्ड टूट जाता है वॉयलेशन में। लेकिन अब हम लोगों ने ये देखा है ये जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग है ये बहुत ज़्यादा गिर चुकी हैं, बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लगभग 664 केसेस देखने को मिले हैं सीज़ फायर वॉयलेशन के अभी तक, जून तक, ठीक है, जून तक का डेटा बताया है ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। इन्होंने बोला जून तक यहाँ पर अभी क्या हुआ है इस साल, ये बहुत कम केसेस देखने को मिले हैं, यानी कि जो भी गोली वगैरह चली हैं बॉर्डर के ऊपर। नहीं तो अगर हम पहले का डेटा बात करें ना, पहले के डेटा में बहुत ज़्यादा केसेस, अगर मैं बात करूँ 2018 के अंदर लगभग 2140 बार यहाँ पर सीज फायर वॉयलेशन रिकॉर्ड किया गया था। तो आप समझ सकते हो कितनी बार बवाल क्रिएट हुआ होगा। उसके बाद 2019 का डेटा बताऊं तो 2019 में लगभग 3480 बार देखने को मिला। 2020 के अंदर लगभग 5000 के आसपास यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन ये 2021 के अंदर चीज़ें थोड़ी सी कम हुई हैं, ऐसा यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या पीस मेंटेन होता है। देखो पीस मेंटेन होना फिर भी बहुत मुश्किल है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, क्योंकि यहाँ पर इंडिया तो पूरी कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की साइड से कुछ ना कुछ नया देखने को मिल ही जाता है, जिसकी वजह से बार बार ये रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं। लेकिन देखते हैं आने वाले टाइम पर हो सकता है चीज़ें थोड़ी बहुत इंप्रूव हो दोनों के बीच में। ओके, तो ये काफ़ी बेहतरीन स्टेप है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे चर्चा हो रही है, देखो सिंपल सा आर्टिकल है, इसमें ज़्यादा कुछ मतलब मैंने शायद ऐसे ही लगा दिया इसको। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डॉक्टर्स वगैरह है ना उनको पेमेंट नहीं मिली है। तो यहाँ पे बोला गया है जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, ठीक है, तो आयुष वाले जो डॉक्टर्स हैं उनको यहाँ पे पेमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है। पूरा का पूरा यहाँ पे एक तरीके से कोविड में इतना ज़्यादा के सफ़र किया उन लोगों ने, तो इनको यहाँ पे पूरी पेमेंट प्रोवाइड करवानी चाहिए, क्योंकि आयुष डॉक्टर्स हो गए, दूसरी तरफ एलोपैथिक डॉक्टर्स हो गए। तो यहाँ पर आपने दूसरे डॉक्टर्स के ऊपर ध्यान दिया है, एलोपैथिक डॉक्टर्स के ऊपर ध्यान दिया है, आयुष डॉक्टर्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। तो आपको ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। आयुष डॉक्टर्स को भी पूरी तरह से टाइमली सैलरी प्रोवाइड करवानी है, क्योंकि आज के टाइम पर ये डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करते हुए नजर आएंगे। ये पिक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है डॉक्टर्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पर दिल्ली पर, ठीक है। उनकी डिमांड है कि उनकी जो वेज है, उनकी जो सैलरी है वो प्रोवाइड करवा दी जाए, जो भी आयुष डॉक्टर्स हैं, ठीक है। एलोपैथिक डॉक्टर्स को सैलरी मिल रही है, बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर आपको आयुष डॉक्टर्स को ही प्रोवाइड कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे, दोनों में भेदभाव करोगे, डिस्क्रिमिनेशन करोगे, तो कहीं ना कहीं ये हमारे फंडामेंटल राइट का वोलेशन है, ठीक है। फंडामेंटल राइट कौन सा है हमारे पास? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू डिग्निटी। तो इनका कहीं ना कहीं वोलेशन देखने को मिलेगा। तो आपको दोनों को ही एक प्रॉपरली वेजेस, उनकी सैलरीज प्रोवाइड करवानी ही होंगी।
देन उसके बाद आते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। यहाँ पे एक आर्टिकल है, चर्चा हो रही है कि जो आर्मी है वो आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है अफगान्स को कि वो लोग जो है पूरी तरह से सिटी को खाली कर दें, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, अफगानिस्तान के अंदर चल रहा है पूरा बवाल। ठीक है, इसके बारे में भी एक आर्टिकल आया है एडिटोरियल पर, वहाँ पे मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ इस पूरे के पूरे क्राइसिस के बारे में। तो यहाँ पर यही है कि जो तालिबान है वो आज के टाइम पर कंट्रोल कर चुका है, सीज़ कर चुका है बहुत सारे एरिया को। देखो यहाँ पर वही चीज़ मेंशन करी गई है। यहाँ पर तालिबान की कोशिश ये है कि एक तरीके से कैपिटल के ऊपर कब्जा किया जाए अफगानिस्तान की, जो कि काबुल है। उसके बाद यहाँ पर ये लड़ाई काफ़ी बढ़ चुकी है। इनफैक्ट अगर हम पिछले 24 घंटे के अंदर बात करें तो पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग 40 सिविलियन को मार दिया गया है, ऐसा यहाँ पर ये रिपोर्ट बताती है। तो आप समझ सकते हो कि मतलब 24 घंटे के अंदर इतने लोगों को मारा जा रहा है, तो क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा होगा, क्या बवाल आज के टाइम पर अफगानिस्तान के अंदर चलता हुआ नज़र आ रहा होगा। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये आर्टिकल हम लोग जो है पिछले 1-1.5 हफ्ते से लगातार, 1-1.5 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया, लगातार कवर कर रहे हैं। और इसके रिगार्डिंग ये चीज़ें शुरू कैसे हुई थी, 9/11 अटैक क्या था, ये सारी चीज़ें क्या थी, ये सब कुछ मैं ऑलरेडी आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवा चुका हूँ। मतलब जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस आर्टिकल के रिगार्डिंग, वो ऑलरेडी मैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। डोंट वरी, वो कहाँ मिलेगी अभी मैं आपको आगे बताऊँगा। ये आर्टिकल आगे भी एडिटोरियल सेक्शन पर देखने को मिलेगा। उसके बाद एक आर्टिकल है जो इजराइल का सुप्रीम कोर्ट है वो ऑफर कर रहा है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करें, एक तरीके से किसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, ताकि जो ये पैलेस्टीनियन एविक्शन है इनको अवॉइड किया जा सके, क्योंकि बहुत सारे पैलेस्टीनियन आपको जेरूसलम का जो टाउन है शेख जर्रा, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट जो अभी विवाद हुआ था, 11 दिन तक वॉर चली थी इसराइल फिलिस्तीन के बीच में, इसमें जो है ये शेख जर्रा वाला एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, यहीं से जो है विवाद शुरू हुआ था। तो यहाँ पर जो है एक तरीके से इजराइल नहीं चाहता कि जो पैलेस्टीन है वो शेख जर्रा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि बेसिकली अब क्या है कि यहाँ पर जो इजराइल की सुप्रीम कोर्ट है वो ऑफर ये कर रही है कि कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, कहीं ना कहीं जो रिलेशंस हैं इजराइल और पैलेस्टीन के वो कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रोटेक्टेड वे के अंदर लेकर आए जाएँ और दोनों के रिलेशंस को इम्प्रूव किया जाए। लेकिन हालांकि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा नहीं, कोशिश बहुत पहले से हो रही है, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है इन दोनों के रिलेशंस को ख़राब हुए हुए, और इतनी वॉर हो चुकी हैं, 6 डे वॉर हो चुकी है, अब यहाँ पर 11 डे वॉर भी हो चुकी है, हम लोगों ने इसको भी देखा था। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। मतलब वर्ल्ड सेक्शन पर कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, देन आगे आते हैं तो यहाँ पे पेज नंबर 12 के ऊपर बिजनेस सेक्शन पर कोई भी आर्टिकल नहीं है, आप लोग खुद देख सकते हो। एक आर्टिकल ये वाला है इंसॉल्वेंसी कोड को लेकर, तो मैंने आप लोगों को समझा दिया है क्या है एग्जैक्टली बिल के बारे में, चर्चा हम लोग डिटेल में कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है कि इंडिया का जो गोल्डन ड्रीम था वो कहीं ना कहीं कम हो चुका है आज के टाइम पर, कहीं ना कहीं एक तरीके से ख़त्म ही हो चुका है। ठीक है, अगर यहाँ पर इंडिया जो प्लेयर्स हैं वो अगर सेमीफाइनल के लिए जीत जाते तो आप कह सकते हो कि एक तरीके से यहाँ पर क्या होता कि आने वाले टाइम पर एक हमारे लिए मेडल और पक्का हो जाता। फिलहाल अभी के लिए यहाँ पर एक मैच मतलब लॉस हो चुका है बेल्जियम के साथ में। ठीक है, अब क्या है कि अभी फ़िलहाल एक मैच अभी लॉस्ट हुआ है, फिलहाल इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अभी मैच देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या चीज़ देखने को मिलती है। अभी वैसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अभी हम लोग और मेडल लेकर आ सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे हमारे पास एक आध मेडल आप कह सकते हो कि सॉरी देखो हमारे पास इतनी सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आ चुकी है जिन्होंने नाम रोशन कर दिया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये हैं लवलीना हो गई। ठीक है, लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, एक तो ये हो गई, उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं, पीवी सिंधु हो गई। उसके बाद यहाँ पर एक और नाम है, ठीक है, तो मीराबाई चानू हो गई। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाम रोशन कर दिया है फिलहाल तो अभी, लेकिन फ़िलहाल हो सकता है कि आने वाले टाइम पर हम लोग को और भी मेडल्स मिलें। जो इंडियन विमेन हॉकी टीम है वो भी यहाँ पर मेडल ला सकती है। तो आने वाले टाइम पर देखते हैं अभी किस प्रकार से चीज़ें ख़त्म होंगी और किस प्रकार से इंडिया अपनी पूरी की पूरी रैंक हासिल करता है इस टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के अंदर। ओके, अब चलते हैं आप लोग एडिटोरियल सेक्शन पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। नवाते हैं पेज नंबर 6 के ऊपर, दैट इज एडिटोरियल सेक्शन। यहाँ पर है एक आर्टिकल, चर्चा हो रही है पॉवर्टी इन इंडिया इज ऑन द राइज अगेन। जो ये पॉवर्टी है, गरीबी है भारत के अंदर, ये वापस से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर हम बात करें, ये जो पॉवर्टी है कहीं ना कहीं कम होनी चालू हो चुकी थी। अगर हम बात करें बहुत पहले 2004-05 के अंदर से लगभग ये कम होनी चालू हुई 2011-12 तक, और कम हुई 2019-20 तक, और ये गरीबी कम हो चुकी थी। लेकिन जब ये कोविड पैंडमिक आया, लॉकडाउन्स लगे, सब कुछ ठप हुआ, बिजनेसेस बंद हुए, उसके बाद से ये जो गरीबी है ये वापस से बढ़ना चालू हो चुकी है, इसका ग्राफ ऊपर उठना चालू हो चुका है। तो उसी के बारे में यहाँ पर ये चर्चा हुई है। एक डेटा है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का, ये मैंने आपको बता दिया था एग्जैक्टली, डेली करंट अफेयर वाले वीडियो के अंदर भी डिस्कशन किया था। इसमें पता ये चला है कि देखो जो पुअर है ना, एब्सोल्यूट नंबर ऑफ जो पुअर हैं, पूरी तरह से जो गरीबी है वो बढ़ी है। इनफैक्ट यहाँ पर आने वाले टाइम पर भी ये चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आती हैं, नज़र आ सकती हैं अगर चीज़ें यहाँ पर रिजॉल्व पहले नहीं करते हम लोग तो। ठीक है,
अब मैं आपको कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। यहाँ पर जो है काफ़ी सारा डेटा दे रखा है। डेटा इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ जो कि आप लोग एग्जाम में इस्तेमाल करना ही करना है अगर कुछ इस टाइप का आर्टिकल आता है तो। इंडिया के अंदर आज के टाइम पर अगर हम पॉवर्टी का सिनेरियो देखें तो पॉवर्टी रेट आज के टाइम पर इंडिया के अंदर लगभग बढ़ चुका है, 9.7% तक पहुंच चुका है 2020 के अंदर। और आप कह सकते हो 2020 के बाद तो बहुत बुरा हाल हुआ है पॉवर्टी रेट का। पॉवर्टी रेट इंक्रीज़ लगातार होता हुआ नज़र आ रहा है। 2011 से लेकर 19 तक इतना पॉवर्टी रेट नहीं था। पॉवर्टी काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी। अगर आप देख पाओगे जो ये गरीबी है 2011 से लेकर 19 तक ये कम हुई थी, लगभग 340 मिलियन से लेकर 78 मिलियन तक हो चुकी थी। मतलब इतना बड़ा नंबर रिडक्शन देखने को मिला था, इतना बड़े रिड्यूस हुई थी। लेकिन 2020 के अंदर ये जो नंबर है ये इंक्रीज़ होना चालू हो चुका है और 75 मिलियन से लगातार इंक्रीज़ होता हुआ ये नज़र आएगी गरीबी। ठीक है, अगर हम बात करें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग पुअर के अंदर कैटेगराइज किए गए हैं। जो भी लोग हैं जिनकी इनकम लगभग $2 से भी कम है, ठीक है, वो सब पुअर कैटेगरी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और इनका जो पॉपुलेशन है जो कि लोग $2 से भी कम कमा रहे हैं पर डे, उनकी जो रेट है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। इनफैक्ट यहाँ पे बोला गया है, देखो क्या खासकर इंडिया की बात नहीं कर सकते हम लोग, इंडिया के अलावा दुनिया भर के अंदर ये गरीबी बढ़ी है। उसके साथ साथ यहाँ पे बोला गया कि जो ये एमजी नरेगा के पार्टिसिपेंट है ये भी इंक्रीज़ हुआ। ऑब्वियस सी बात है, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है जहाँ पर सरकार कहीं ना कहीं वेज प्रोवाइड करवा रही है, कहीं ना कहीं रोज़गार प्रोवाइड करवा रही है, उसके अंदर लोग पार्टिसिपेंट बढ़े हैं। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो चुके हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं काम ढूंढने के लिए, तभी ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं और ये गरीबी लगातार बढ़ी है। अगर हम बात करें जो मिडिल क्लास वाले लोग थे वो कम हुआ है। मिडिल क्लास वाले लोग कम हुआ है, इसका मतलब क्या है? मतलब मिडिल क्लास वाले लोग जो कि रोज़ाना 700 से 1500 रुपये कमा रहे थे, ये लोग कम हो चुके हैं, इनकी जनसंख्या कम हो चुकी है। मतलब मिडिल क्लास से गिरकर वो लोग क्या पढ़ चुके हैं, लोअर क्लास के अंदर पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब इतनी इनकम उनकी है नहीं। इस कोविड की वजह से ये सब कुछ हो गया। मिडिल क्लास अगर इंडिया की बात करें तो ये गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है 3.2 करोड़ से, तो आप समझ सकते हो बहुत बड़ा यहाँ पे गिरावट है। मिडिल क्लास के लोग जो कि लगभग मैंने आपको बताया कितना डेटा है, 700 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक डेली यहाँ पर ये कमाते हैं। मिडिल इनकम ग्रुप जो है लगातार डिक्रीज़ हो चुका है। ठीक है, और आप कह सकते हो कि मतलब ये सब डिक्रीज़ होकर कहाँ पर पहुँच चुके हैं, लो इनकम ग्रुप के अंदर पहुँच चुके हैं। तो आप कहोगे जब लो इनकम ग्रुप के अंदर पहुँच चुके हैं तो लो इनकम वाले कहाँ होंगे? तो लो इनकम वाले तो पॉवर्टी लाइन में पहुँच चुके हैं, लो इनकम वाले भी रिड्यूस हो चुके हैं। आप देख पाओगे इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना वो बहुत ज़्यादा लो इनकम ग्रुप के अंदर गिरी है। और लो इनकम वाले आप कहाँ गए होंगे, ये तो बिल्कुल आप कह नहीं सकते कि इस ग्रुप के अंदर भी बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि ये सब हुआ है कोविड पैंडेमिक की वजह से। और लगभग यहाँ पे लो इनकम ग्रुप के अंदर लोग जो हैं 150 से 700 रुपये पर दिन कमाते हैं। तो इस कैटेगराइजेशन का आपको देखना है। उसके बाद रिचर सेक्शन वाले भी कम हुए हैं, डेफिनेटली कम हुए हैं। देखो यहाँ पे हुआ क्या है, कोविड की वजह से जो रिचर पीपल हैं वो मिडिल क्लास के अंदर आ चुके हैं, मिडिल क्लास वाले लो इनकम के अंदर जा चुके हैं, और लो इनकम वाले तो आप समझ सकते हो उनका क्या हाल हुआ होगा बेचारों का, वो जो है पॉवर्टी लाइन पर आ चुके हैं, पॉवर्टी वाले बिलो पॉवर्टी लाइन पर आ चुके हैं। ये चीज़ें आज के टाइम पर देखने को मिल चुकी है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया रिचर वाले लोग भी जो है लोग जो कि 1500 रुपये से ज़्यादा कमाते हैं रोज़, तो वो लोग भी जो है डाउन में आ चुके हैं आज के टाइम पर। उसके बाद सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो कि कोविड को लड़ने में मदद कर रहे हैं, जैसे कि एक है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो गया। ठीक है, एक अन्य योजना हो गई जहाँ पर सरकार बहुत कुछ यहाँ पे मदद प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका कोविड-19 इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज हो गया, जहाँ पर ये पैसा प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि जो है इस कोविड से हम लोगों को थोड़ा सा आराम मिल सके, रिलैक्सेशन मिल सके। उसके बाद एक प्रोग्राम है आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है, तो एक सेल्फ रिलायंट इंडिया है, यहाँ पर भी बहुत कुछ करने की कोशिश करी गई है। तो गरीबी को कम करने के लिए ये है कुछ सरकार के इनिशिएटिव, लेकिन ओवरऑल डेटा देखें तो यहाँ पर कुछ ओवरऑल डेटा सही आंकड़ा बताता है नहीं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग अपने एग्जाम में डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला हो जाता है जो कि मैंने आप लोग को एक कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी है। ओके, ना आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। गरीबों को लेकर चर्चा है कि हाँ भाई जो इंडिया के अंदर पॉवर्टी है वो थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा होती है। देखो यहाँ पर आर्टिकल के अंदर ज़्यादा आपको कुछ देखने को मिलेगा नहीं। इस आर्टिकल में क्या है कि मतलब इंडिया को लेकर चर्चा बहुत कम ही है, बहुत इधर उधर की बातें की गई हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या है। गेटिंग बैक इन बिजनेस इन द इंडो पैसिफिक। देखो क्या है, अभी यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, इन्होंने लगभग आउटरीच किया इंडो पैसिफिक वाले रीजन को। पिछले महीने की बात है, बहुत सारे लोग आए, लगभग 3 टॉप ऑफिशियल्स थे। एक थे डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो गई जिनका नाम है वेंडी आर शर्मन। उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हो गए लॉयड ऑस्टिन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो गए एंटनी ब्लिंकन। तो ये सभी लोग जो है विजिट पर थे, दुनिया भर घूम कर आए हैं, बातचीत करके आए हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ पर घूमे हैं देखो उसके बारे में चर्चा हो रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे बोला है
कि देखो अफगानिस्तान वॉर, इराक वॉर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात हुई है, जैसे कोविड-19, क्लाइमेट चेंज, इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पर चर्चा हुई है। दुनिया भर में बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर जो है अभी यूएस के ये 3 ऑफिशियल्स घूम कर आए हैं। इंडिया के अंदर भी काफ़ी अच्छे से बात हुई है। अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर कोई सौदेबाजी नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर एग्रीमेंट वगैरह साइन करे गए हैं। सौदेबाजी सी काफ़ी हद तक देखने को मिली है। ठीक है, पहले हम लोग चलते हैं ईस्ट एशिया और ओमान की साइड में। तो यहाँ पर गई थी मिसेस शर्मन। ठीक है, जुलाई 19 से लेकर 27 जुलाई तक के बीच का इनका विजिट था। ये काफ़ी सारी जगह पर गई हैं। एक तरीके से आप कह सकते हो जो है एक तरीके से यहाँ पर क्या है कि ये इन्होंने ना ही जापान, साउथ कोरिया, मंगोलिया, यहाँ सभी जगह पर विजिट किया। उसी के साथ चाइना पर भी विजिट किया। अब इन सब कंट्रीज़ के अंदर जाकर कोशिश ये करी गई है बातचीत करके थोड़ा सा एक तरीके से शांति को मेंटेन किया जाए। ठीक है, रूल्स को लेकर कुछ काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा हुई है। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पर आप कह सकते हो जब ये बातचीत करने गए तो ऑब्वियस सी बात है कोऑपरेशन को लेकर बातचीत तो होगी। आप कोई भी दो कंट्री के मिल रहे हैं आपस में, लोग मिनिस्टर्स मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोऑपरेशन को लेकर बातचीत होती है। साथ ही साथ जो ये गई दिन का डिस्कशन था, जापानीज़ वाइस फॉरेन मिनिस्टर के साथ इन्होंने बात करी है। उसके बाद देखो हर कंट्री के साथ कहीं ना कहीं गई हैं, तो हर कंट्री के साथ यहाँ पर बातचीत करी है। मुद्दा कौन सा उठाया? मुद्दा उठाया म्यांमार को मुद्दा उठाया, क्योंकि म्यांमार के अंदर मिलिट्री कू देखने को मिला है। एक ये मुद्दा उठाया गया। उसके बाद कोविड-19 वाला मुद्दा उठाया गया इनके द्वारा। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो और भी जगह पर विजिट करी। कहाँ पर? उलान बातार पे यहाँ पर विजिट किया गया। ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हो मंगोलिया के अंदर विजिट किया गया। मंगोलिया के बाद चाइना के अंदर विजिट किया गया। ठीक है, चाइना के अंदर जो तियानजिंग वाला रीजन है वहाँ पर विजिट किया गया। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि देखो विजिट के बारे में चर्चा हो रही है, कुछ इतना खास देखने को मिला नहीं है। ठीक है, कोशिश यही करी गई है कि चीज़ों को रिजॉल्व करें, कोऑपरेशन को बढ़ाएं। लेकिन चाइना के अंदर डिस्कशन किया गया है कुछ ह्यूमन राइट्स को लेकर, क्योंकि जो जिनजियांग वाला रीजन है, काफ़ी बार आपने देखा होगा जिनजियांग वाले रीजन के बारे में चर्चा होती है, जहाँ पर उइगर मुस्लिम्स रहते हैं। ठीक है, उइगर मुस्लिम्स को चाइना बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता है, तो इस कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स के मुद्दे को उठाया गया है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर बोला गया था इस चीज़ के अंदर, जो कि चाइना बिल्कुल बर्दाश्त करता नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑफिशियल्स, ये तो चले गए चाइना, मंगोलिया, जापान, ये सब जगह पर चले गए। अब यहाँ पर कुछ कहाँ पे गए हैं? साउथ एशियन नेशन के अंदर गए हैं, साउथ ईस्ट एशियन के अंदर। देखिए बहुत सारे आपका जो कौन गए थे, वो मिस्टर ऑस्टिन गए थे। कहाँ पर? सिंगापुर के अंदर, वियतनाम के अंदर, फिलीपींस के अंदर। यहाँ पर जाकर इन्होंने बहुत कुछ चर्चा करी है। ठीक है, एक तरीके से एक आप कह सकते हो कि दोनों के बीच में रिलेशंस को मेंटेन करने की चर्चा करी है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाने की चर्चा करी है इस कोविड-19 के पैंडेमिक के टाइम पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इन्हीं सब कंट्रीज़ के ऊपर वियतनाम वगैरह अगर हम लोग बात करें, वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, तो इनसे जो है चाइना का बहुत ज़्यादा बवाल रहता है, मतलब चाइना से बहुत ज़्यादा लड़ाई रहती है, चाइना का बहुत ज़्यादा एग्रेशन देखने को मिलता है इन कंट्रीज़ के खिलाफ। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से ये जो एक यूएसए है वो सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा इन कंट्रीज़ को, ऐसा यहाँ पर चर्चा की गई थी। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि और भी जगह पर ही विजिट करें। मिस्टर ऑस्टिन ने बहुत सारा डिस्कशन किया सिंगापुर को लेकर। सिंगापुर और यूएसए मिलकर एग्री कर गए किस पर? अमेरिका का जो प्रेजेंस है रीजन के अंदर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के ऊपर कि अमेरिका को प्रेजेंट होना चाहिए इन सारी कंट्रीज़ और चाइना के बीच में, क्योंकि चाइना का बहुत ज़्यादा एग्रेशन होता है, तो फिर अमेरिका का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि अगर कोई यहाँ पर एग्रेशन क्रिएट होता है तो अमेरिका बीच में आए और इन कंट्रीज़ की हेल्प करे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ और, जो मिस्टर ब्लिंकन थे, एंथनी ब्लिंकन, वो कहाँ पर गए? वो साउथ एशिया और कुवैत के अंदर गए थे 26 जुलाई से लेकर 29 जुलाई के बीच में। अब इंडिया के अंदर विजिट तो करे थे, तो विजिट करने के बाद देखो इंडिया के अंदर कोई इतनी सौदेबाजी हुई नहीं है। इंडिया के अंदर कोई ऐसा एग्रीमेंट वगैरह आपको देखने को मिलेगा नहीं। इंडिया के अंदर जो एंथनी ब्लिंकन थे, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत करी, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ बातचीत करी, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के साथ बातचीत करी कि किस प्रकार से हम लोग जो है अपना जो एक तरीके से फ्रेंडशिप है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इसको लेकर चर्चा करी है। हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था कि किस किस चीज़ को लेकर बात करी थी। अफगानिस्तान क्राइसिस को लेकर बातचीत करी थी, कोविड को लेकर जब बातचीत करी थी, कोऑपरेशन को लेकर बातचीत करी थी। ठीक है, वही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। मैंने उसके बारे में आपको नोट्स वगैरह भी दे दिए थे। उसके बाद यहाँ पर क्वाड को लेकर चर्चा करी गई थी। जो ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, बेसिकली यहाँ पर ये मिलिट्री अलायंस नहीं है। एक तरीके से यहाँ पर क्या कहा गया, क्वाड का काम है जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है वहाँ पर एक तरीके से पीस को मेंटेन करना, शांति को बनाए रखना, चाइना का एग्रेशन वहाँ पर ना देखने को मिले। तो इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अंदर ये कंट्रीज़ मिलकर काम करती हैं, क्वाड वाली कंट्रीज़, ये चीज़ें देखने को मिली थी। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हो ये सब कुछ हुआ है। ये जो विजिट हुई है अलग अलग जगह पर, इनसे सिग्नल ये देखने को मिला है अमेरिका जो चाइना का एक तरीके से अमेरिका जो चाइना पॉलिसी है और बाकी जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी है, ठीक है, ये सब आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। जो अमेरिका है उसने चीज़ें अलग अलग तरीके से फॉलो करी हैं, अलग अलग कंट्रीज़ को जो एक तरीके से, जो भी कंट्रीज़ निचली ही देखने को मिलेंगी वहाँ पे बहुत सारे एग्रीमेंट्स वगैरह भी साइन करे गए हैं, लेकिन इंडिया के साथ इतने एग्रीमेंट साइन करने को देखने को मिलेंगे नहीं, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। तो एक तरीके से
हम लोग आने वाले टाइम पर देख सकते हैं। देखो यहाँ पर कुछ भी चर्चा ना एक इंडिया को लेकर नहीं हुई है, बहुत सारी कंट्रीज़ को लेकर चर्चा हुई है। मतलब ये जो आर्टिकल है ये कुछ खास आपके लिए देखने को मिलेगा नहीं। ओवरऑल विजिट बताइए कि हाँ जो अमेरिका है उसने कहाँ कहाँ पर विजिट किया है पिछले महीने, और जो है किस किस मुद्दे के ऊपर यहाँ पर बातचीत की है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे चर्चा हो रही है कि प्रोवाइडिंग हॉरिजॉन्टल कोटा द बिहार वे। बिहार के अंदर अगर हम लोग बात करें तो हॉरिजॉन्टल कोटा भी दिया गया है। उसी तरीके से हम लोग दूसरी स्टेट्स के अंदर ये कोटा दे सकते हैं। अब ये कोटा किसके लिए, तो आप देख पाओगे बहुत मतलब अच्छा स्टेप है ये। बिहार की सरकार ने रिसेंटली अनाउंस किया कि देखो 33% कोटा दिया जाएगा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए। अब ये जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है 33% कवर करेगा, तो इसके अंदर कौन होंगे, इसके अंदर वेमेन होंगी जो कि स्टेट इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस से होंगी, ठीक है। हालांकि जो बाकी सारा रिजर्वेशन है, जो एससीज, एसटीज, ओबीसीज, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वो अलग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, वो सब वर्टिकल रिजर्वेशन के अंदर आता है। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है यहाँ पर बहुत सारी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी, वुमेन्स को दी जाएगी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हो गए, ठीक है, बहुत सारे लोग डिसेबल हो गए, अपाहिज लोग हो गए, ठीक है, इन सबको जो है यहाँ पर एक कैटेगरी के अंदर रखा गया है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक तो वर्टिकल कैटेगरी से कट कर इन लोगों को अलग से यहाँ पे फ़ायदा प्रोवाइड किया जाएगा। इनके लिए अलग से यहाँ पर रिजर्वेशन रखा गया है, किसमें, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की तरफ पर इन लोगों को अलग से फ़ायदा होगा। तो ये बहुत बेहतरीन स्टेप है। बिहार के टाइम पे आजकल अगर हम बात करें तो लगभग 60% तक बिहार के अंदर रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगा हर कैटेगरीज के अंदर, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, और भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी मिलेगा, तो इससे बाकी सारे जो लोग छूट जाते हैं उनको भी काफ़ी हद तक फ़ायदा देखने को मिलेगा। बोला ये जा रहा है बिहार ने बहुत कुछ काम किया है लेकिन चीज़ें अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हुई हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे अच्छे स्टेप उठाए गए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें जो ये इनिशिएटिव है इसका बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर एक तरीके से वेलकम भी किया गया है, काफ़ी बढ़िया इनिशिएटिव है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा डेटा यहाँ पे बताता है, जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे है ये 2019-20 का, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पता ये चलता है कि जो इस राज्य का फोर्स पार्टिसिपेशन, एक तरीके से जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर कम देखने को मिलेगा। ऐसा यहाँ पे बोला है कि ये जो लेबर पार्टिसिपेशन है ये कम हुआ है, ठीक है। 6.4 से लेकर 3.9% तक जो वुमेन है वो एम्प्लॉय हुई हैं, कहाँ पर, अर्बन एंड रूरल एरियाज़ के अंदर, ठीक है। जो वुमेन है उनको कम इंपॉर्टेंस मिलती है, वुमेन को थोड़ी पीछे छोड़ दिया जाता है, ठीक है। हालांकि वुमेन जो है काफ़ी मेजर रोल प्ले कर सकती हैं सोसाइटी के अंदर, लेकिन उनको थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी इसके अंदर। एक तो पेट्रियार्कल कंट्रोल देखने को मिलता है। पेट्रियार्कल कंट्रोल का मतलब यह है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़ होती हैं, आदमी मानता है कि हाँ भाई आदमी ही टॉप पर रहेगा, ठीक है, इंसान ही यहाँ पे, मेल ही कुछ कर सकता है, फीमेल यहाँ पर कुछ कर नहीं सकती है। ऐसी जो सोच होती है पेट्रिकल सोसाइटी, ये काफ़ी खतरनाक हो जाती है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो बिहार के अंदर वुमेन्स को काफ़ी पीछे तक छोड़ दिया गया है, उनको क्वालिटी एजुकेशन मिली नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कहाँ कहाँ पर इंप्रूवमेंट हुआ है, तो पिछले 30 सालों के अंदर बिहार ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लाए हैं वेमेन को एम्पावर करने के लिए, वेमेन को सपोर्ट करने के लिए, उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए, ठीक है। लालू प्रसाद जब चीफ मिनिस्टर थे 1992 के अंदर, तो बिहार ने अनाउंस किया था लगभग एक मेंस्ट्रुअल लीव, कि इसका मेंस्ट्रुअल लीव दिया गया था वेमेन एम्प्लॉयज़ को, उसके गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर काम करती हैं। उसके बाद साल 2006 के अंदर जब नीतीश कुमार आए तो इनके अंडर में जो बिहार है वो पहला राज्य बन चुका था जिसने 50% सीट दिया वेमेन को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कोई राज्य नहीं था जिन्होंने 50% सीट दी हो पंचायती राज के अंदर वेमेन को, लेकिन यहाँ पर बिहार ने प्रोवाइड किया। उसके बाद साल 2013 के अंदर बिहार गवर्नमेंट ने एक और प्रोविजन निकाला, 50% रिजर्वेशन देंगे वेमेंस को कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर, ठीक है। तो आप समझ सकते हो बिहार ने काम तो किया, लेकिन चीज़ें इंप्लीमेंट हुई हैं या नहीं हुई हैं। फिर भी क्या हुआ है ना, पिछले सालों में अगर हम बात करें, पिछले 30 साल से पहले भी क्या हुआ है कि वेमेन को काफ़ी हद तक पीछे रखा है इन्होंने। तो वेमेन पीछे रहने की वजह से जो है ये स्टेट इतना ग्रो आपको देखने को मिलेगा नहीं। लेकिन आज के टाइम पर क्या है, आप लोग अगर बात करें तो रिसेंटली बहुत सारे इनिशिएटिव्स उठाए गए हैं जहाँ पर वेमेन को पूरी तरह से सपोर्ट किया जा रहा है। 2006 के अंदर एक स्कीम चलाई गई थी कॉल्ड जिसका नाम था मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया था क्लास 9th और 10th गर्ल्स के लिए। यहाँ पर बच्चियों को फंड प्रोवाइड किया गया था, एक तरीके से उनके लिए पैसा प्रोवाइड किया गया था। बिहार गवर्नमेंट ने लगभग 50,000 रुपये इंस्टॉलमेंट में पैसा देने की बात करी थी। जो भी गर्ल स्टूडेंट्स होंगी उनको यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा, उनकी पढ़ाई के अंदर सपोर्ट किया जाएगा, उनको ग्रेजुएशन किया जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जब बच्चियां पढ़ाई करेंगी, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि उनकी जो चाइल्ड मैरिज वगैरह ये नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि चाइल्ड मैरिज की वजह से आधी लाइफ एक्सप्लॉइट हो जाती है, ये देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं कम देखने को मिलेंगी। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर ये सरकार यहाँ पर बिहार की गवर्नमेंट ने ये सारे स्टेप उठाए हैं। उसके बाद बहुत सारी जो जॉब्स हैं वुमेन के अंदर, वुमेन के लिए यहाँ पर वो लाई गई हैं। देखो बिहार गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉडेबल स्टेप्स उठाए हैं वुमेन को एम्पावर करने के लिए, वुमेन को एक तरीके से सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें जॉब अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटीज़ की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं ये पीछे रह जाते हैं। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है कम प्रोवाइड करवाई गई हैं वेमेंस को, तो इस चीज़ के ऊपर भी यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वेमेन को आप एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, एजुकेशन के साथ साथ आप लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करवाओगे तो ज़्यादा यहाँ पर बेटर होने वाला है। और तब यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल कोटा है ये भी वर्क करने वाला है। तो यहाँ पर एक तरीके से बिहार को लेकर चर्चा करी गई है। बिहार के अंदर जो ये हॉरिजॉन्टल कोटा है ये यहाँ पर प्रोवाइड करवाना चाहिए और भी जगह पर। और यहाँ पे बोला गया है कि देखो जिस प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, जो वेमेन का पार्टिसिपेशन है जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो इकोनॉमी है वो भी बूस्टअप होती रहेगी, क्योंकि मैन और वेमेन दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर बहुत सी रिपोर्ट्स बताती है वेमेन ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकती है एज़ कम्पेयर टू द मैन इकोनॉमी के अंदर। अगर हम लोग जो है उनके ऊपर काम करें थोड़ा सा और साथ ही साथ उनको सपोर्ट करते रहें तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसी को लेकर चर्चा करी गई है कि देखो यहाँ पर कि और सारे स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन गवर्नमेंट्स हैं, उनको भी यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट का जो ये हॉरिजॉन्टल कोटा है इसको फॉलो करना चाहिए। इसके अंदर एक तरीके से जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन हो, तो यहाँ पर ये चीज़ हम लोग सीख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो एक आर्टिकल ये दे रखा है कि प्रिडिक्शन का क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मतलब यह है कि जो प्रिडिक्शन मतलब जो हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं ना आने वाले टाइम पर कैसा होगा, आने वाले टाइम पर ये डेटा यहाँ पहुँच सकता है। तो कोरोना को लेकर इतनी प्रिडिक्शन लग रही है, इतनी फोरकास्टिंग हुई है कि पूछो मत। हम लोगों ने इतने आर्टिकल डिस्कस किए हैं, थर्ड वेव अब आएगी, और बहुत सारे न्यूज़पेपर बताते हैं थर्ड वेव आके निकल गई, बहुत सारे न्यूज़पेपर आज बताते हैं थर्ड वेव आने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। उसके बाद क्या है कि देखो क्या है ना, प्रिडिक्शन हमेशा से बहुत ज़्यादा गलत गई है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। खासकर कोविड-19 को लेकर प्रिडिक्शन बहुत गलत हुई है। ठीक है, कहीं कहीं पर ज़्यादा मतलब जो भी एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर प्रॉपरली स्टडीज़ कंडक्ट हुई हैं वहाँ पे तो सही है प्रिडिक्शन, लेकिन अगर हम बात करें दूसरी जगह पर बहुत सारे डॉक्टर्स का प्रोडिक्शन लग रहा है, बहुत सारे लोग अपने आप से प्रोडिक्शन लगा रहे हैं ये होने वाला है वो होने वाला है, ये चीज़ यहाँ पर बहुत गलत आपको देखने को मिलेगी। तो उसके बारे में यहाँ पर ये ऑथर ने चीज़ लिखी है। इस वाले आर्टिकल को आप रीड कर सकते हो। ठीक है, इसमें रीड करने में कुछ नहीं जा रहा है, रीड करके आप लोग जो है थोड़ा बहुत इसको समझ सकते हो। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे प्रोडिक्शन को लेकर प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा हुई है कि जैसे जैसे प्रोडिक्शन की गई कोविड-19 प्रोडिक्शन इतनी बुरी जाती नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोरोना के टाइम पर प्रोडिक्शन हमेशा से ही गलत यहाँ पर देखने को मिली है। नेक्स्ट आर्टिकल चर्चा करता है कि देखो यहाँ पर हुआ क्या है, अफगानिस्तान से बहुत तगड़ा एग्जिट देखने को मिला। एग्जिट क्या, यूएसए की जो गवर्नमेंट है, यूएसए की जो फोर्सेस हैं वो अफगानिस्तान से विड्रॉ कर चुकी हैं, एक तरीके से लगभग यहाँ पे विड्रॉ कर रही हैं। तो आप कह सकते हो आने वाले टाइम पर पूरी तरह से कंप्लीटली 100% जैसे विड्रॉ हो जाता है उसके बाद जो है तालिबान बहुत बुरी तरह से यहाँ पर हाल करने वाला है अफगानिस्तान का। यहाँ पर हो सकता है ऐसी चीज़ें देखने को मिले अगर कोई कंट्री इसको नहीं रोकती है तो। उसके बाद यहाँ पर यूएस यहाँ पर ये मानता है कि देखो जो तालिबान है वो यहाँ पर कोई हार्म नहीं पहुँचाएगा, ठीक है, अफगानिस्तान को, लेकिन ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी नहीं, क्योंकि अगर हम लोग पास्ट देखें, ठीक है, इतिहास देखें तो यहाँ पर हमेशा से ऐसा ही हुआ है। तालिबान जो है कभी सुधरा है नहीं। तालिबान से एक तरीके से तालिबान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, तो आप कह सकते हो कि इसकी वजह से यहाँ पर कोई पीस वगैरह मेंटेन कभी होगा नहीं। उसका यहाँ पे बहुत पूरी की पूरी हिस्ट्री कवर करी गई इस आर्टिकल के अंदर। हिस्ट्री मैंने आपको काफ़ी बार इसके बारे में पढ़ा रखी है क्या हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आज के टाइम पर क्या हो रहा है कि यूएस के अंदर से अफगानिस्तान के अंदर से जो यूएस है वो अपने जवानों को वहाँ से निकाल रहा है, ठीक है, एग्जिट कर रहा है। और ये जवान कब गए थे, तो 2001 के अंदर, सितंबर 2001 के अंदर, 11 सितंबर 2001 ये पूरी की पूरी डेट थी। यहाँ पर क्या हुआ था, टेररिस्ट अटैक हो गया था अमेरिका के अंदर। अब ये जो अटैक हुआ था लगभग उसके अंदर 3000 लोगों की जान गई थी। अब उस अटैक के बाद क्या हुआ, एक इन्वेस्टिगेशन बैठाई गई किसने अटैक करवाया है। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता यहाँ पर चला कि ओसामा बिन लादेन ने अटैक करवाया था। और ओसामा बिन लादेन कौन सी ग्रुप का हेड था, वो था अलकायदा ग्रुप का। और ये अलकायदा ग्रुप, ओसामा बिन लादेन, ये सब कहाँ थे, सब थे अफगानिस्तान के अंदर। और उस टाइम ये 2001 की बात हो रही है, तो वहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का कंट्रोल हुआ करता था, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर कोई सरकार वगैरह हुआ करती नहीं थी। तो ये ओसामा बिन लादेन ये सब जो है उसके अंडर में देखने को मिले, तालिबान इन सबको सपोर्ट करता था। तो यहाँ पर यूएस ने ये बोला कि देखो यार कि सीधा सीधा है, हमारे यहाँ अटैक हुआ है, बहुत सारे लोगों की जान गई है। और जो है अफगानिस्तान से बोला, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान था ना, तो उससे बोला कि ओसामा बिन लादेन को यूएस को सौंप दो और साथ ही साथ तालिबान से जो है टेररिज्म ख़त्म कर दो। लेकिन यहाँ पर माना नहीं यहाँ पर तालिबान। और एक तरीके से आप कह सकते हो उसके बाद जब तालिबान माना नहीं तो यूएस ने अपने सारे फोर्सेस को भेज दिया अंदर अफगानिस्तान के अंदर। ठीक है, तो यूएस के और नेटो के फोर्सेस जो भी यहाँ पर हैं उन्होंने एक वॉर डिक्लेयर कर दिया अफगानिस्तान के ऊपर। बहुत ज़्यादा गोलियां बाड़ियाँ चली, अफगानिस्तान को वहाँ से हटाया। अफगानिस्तान का जो शासन चल रहा था, पूरा का पूरा रिजीम चलता हुआ रहा था, उसको हटाया, वहाँ पे एक सरकार एस्टेब्लिश करी, पीस को मेंटेन किया। तो लगभग 2001 से लेकर 2021 तक का समय लग गया, 20 साल लगे। 20 साल में वहाँ की चीज़ों के जो डिस्प्यूट है उसको वहाँ पर ये सॉल्व करते हुए नजर आ रहे हैं अभी तक। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो 20 साल के अंदर अंदर इतने सारे डिस्प्यूट हुए हैं कि पूछो मत। बहुत पैसा यहाँ पर बहाया है अमेरिका ने
अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन आज के टाइम पर वो विड्रॉ करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि स्टेटमेंट ये बोली जा रही है कि अफगानिस्तान के अंदर हम लोग कब तक रहने वाले हैं, कब तक हम लोग वहाँ पे शांति बनाकर रख पाएंगे। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि क्या क्या यूएसए ने किया, क्या यूएसए ने तालिबान को वहाँ से उखाड़ के फेंक दिया और वहाँ की सरकार को बना दिया। तो वो एक तरीके से अब आपस में डिस्प्यूट रहते हैं तालिबान के बीच में और सरकार के बीच में, उसको वहाँ कहीं ना कहीं वहाँ पर शांति बनाकर रख रहा था यूएस। लेकिन आज के टाइम पर यूएस जो है वहाँ से विड्रॉ कर रहा है, लगभग 90% तक विड्रॉ कर चुका है और आने वाले कुछ टाइम पर पूरी तरह से कंप्लीटली विड्रॉ कर देगा। अब विड्रॉ करने के बाद जो है दिक्कत बहुत ज़्यादा क्रिएट होने वाली है। आप कह सकते हो कि यूएसए जब वहाँ से हट जाएगा तो वापस से तालिबान चाहता है कि हमारा कंट्रोल हो जैसे पहले हुआ करता था, और उसी वजह से तालिबान सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करता हुआ आप लोग को नजर आएगा। तो ये कुछ हिस्ट्री है इसकी, इसको आप लोग को ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है वो इसी के रिगार्डिंग बनने वाला है। ठीक है, अब देखेंगे आने वाले टाइम पर क्या मतलब सिचुएशन कैसे किस प्रकार से बैठती है, क्या यहाँ पे शांति बनती है या नहीं बनती है। तो ये चीज़ हम लोग आने वाले टाइम पर देखेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये हमने सारे एडिटोरियल्स आज के कवर कर लिए हैं। न्यूज़पेपर एनालिसिस होता है आज का हमारा समाप्त। लेकिन जो है आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारे अभी 2 दिन के एडिटोरियल्स रह गए हैं, मुझे मालूम है। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लेना, मुझे पता है 2 दिन के एडिटोरियल्स रह गए हैं, वो है 2 अगस्त और 3 अगस्त के। तो मैं आपको सब कुछ वो सेंड कर दूंगा। ठीक है, आपके लिए मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा धीरे धीरे करके, मैं आपको बता दूंगा जिस दिन भी कवर करूंगा। ओके नाउ आज के लिए बस यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आपको टेंशन नहीं लेनी है, जो आपको आज दिया गया है वो आप कवर करो आराम से। आपका जितना भी बैकलॉग है वो कवर कराने की जिम्मेदारी मेरी है। नाउ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।